हेलो नमस्कार दोस्तों, प्रियंका टीच हिंदी क्लासेस पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम हिंदी व्याकरण में कारक टॉपिक पढ़ रहे थे, जिसमें कि हम सभी कारकों को समाप्त कर चुके हैं। अंतिम के जो दो कारक हैं, अधिकरण कारक और संबोधन कारक, आज हम इस वीडियो में उसी कारक को पढ़ेंगे। और एक और हमारा टॉपिक है जो कि पद परिचय के नाम से हम जानते हैं, वह भी परीक्षाओं में पूछा जाता है। और बहुत लोग बस इसके नाम से ही दूर भागते हैं कि पद परिचय क्या है। पद परिचय बहुत कठिन है, क्योंकि हम इसे गहराई से पढ़ते ही नहीं है, इसीलिए हमें कठिन लगता है। दोस्तों, आज हम पद परिचय के बारे में इतना सरल तरीके से समझेंगे कि आप बोलेंगे कि हाँ, किसी ने इतना अच्छे से और इतना सरल उदाहरणों के माध्यम से समझाया है। आपको पद परिचय भूलेगा ही नहीं अगर आप एक या दो बार उसे रिवीजन कर लेंगे तो। पद परिचय जब हमसे पूछ लेता है कभी परीक्षाओं में, तो हम घबराने लगते हैं। घबराते क्यों हैं? क्योंकि हम उसे पढ़े नहीं रहते, इसीलिए घबराते हैं। तो घबराना क्यों है दोस्तों? जब उसे हमें पढ़ना है तो क्यों ना हम गहराई से उसके एक एक शब्दों को समझ कर पढ़ेंगे। तो आज हम इस वीडियो में अधिकरण कारक पढ़ेंगे, संबोधन कारक पढ़ेंगे। ये दोनों कारक हमारे छोटे छोटे होते हैं, तो इनको हम जल्दी से समाप्त कर लेंगे। छोटा टॉपिक हमारा पद परिचय भी होता है, परंतु उससे हमें क्यों डर लगता है? डर हमें इसलिए लगता है क्योंकि वह हमें पढ़ने से हम उसे दूर भागते हैं। हम उसे पढ़ना नहीं चाहते, केवल उसका नाम ही सुनकर अरे ये तो बहुत कठिन है, ऐसा नहीं करना है दोस्तों। हमें गहराई से उसे पढ़ना है, तो वह भी हमें आसान लगने लगे। वह बहुत आसान टॉपिक है, अगर आप पढ़ेंगे ना तो आपको एक बार में ही समझ आ जाएगा कि पद परिचय क्या है। तो पहले तो कारक का जैसे ही नाम आया, तुरंत आपके मन में आ जाना चाहिए कि कारक कितने होते हैं। 8 होते हैं। कौन कौन से कारक हैं, उनकी विभक्ति चिन्ह क्या है, आप एक बार रिवाइज कर लीजिए। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, आपादान से अलग होने के अर्थ में, और संबंध का की के रा री रे, अधिकरण में पर, संबोधन हे अजि अहो अरे इत्यादि। तो ये सभी तो हमारे हो गए कारक। कारक कारक का परिचय हम देख चुके और उसके विभक्ति चिन्ह। तो मैं आपसे हर वीडियो में कहती हूँ, जैसे ही आपको कोई शब्द दिखाई दे, उससे संबंधित जितने भी तथ्य आपके मन में आ रहे हैं, आप तुरंत रिवीजन करते चलिए। आपका रिवीजन साथ साथ में होता रहेगा। अब अधिकरण कारक के बारे में क्या दिया गया है कि क्रिया या आधार को सूचित करने वाली संज्ञा या सर्वनाम के स्वरूप को हम अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक क्या होता है? अधिकरण जो कारक होता है वह कोई किसी न किसी के आधार के रूप में आता है। जैसे कि यहाँ पर मैं बोलूँ कि कलम, मेज पर है, या वाक्य है कलम मेज पर है। तो कलम कहाँ पर है दोस्तों? मेज पर है। यानी कि जो वस्तु जो जहाँ पर रखी जाए वही हमारा अधिकरण कारक होता है। कलम कहाँ पर रखी गई है? तो मेज पर रखी गई है। कलम अगर पुस्तक पर रखी जाती तो वहाँ पर हमारा अधिकरण कारक होता है। जैसे कलम पुस्तक पर है, कलम मेज पर है, कलम टेबल पर है, इस तरह से। तो कलम कहाँ पर रखी गई है दोस्तों? मेज पर रखी गई है। तो यहाँ पर देखिए पर विभक्ति चिन्ह भी आया है। तो इस तरह से हम लगा सकते हैं यहाँ अधिकरण कारक होते हैं, यानी आधार के रूप में आता है। आधार क्या होता है? जहाँ पर कोई चीज़ रखी जाती है, किसी का आधार होता है। जैसे हम कुर्सी पर बैठे हैं, तो कुर्सी क्या हुआ? हमारे बैठने का आधार हुआ, यानी हमारे बैठने का स्थान है, जहाँ पर किसी चीज़ का स्थान है। जैसे कि हम वीडियो मोबाइल में देख रहे हैं या फिर मोबाइल पर पढ़ रहे हैं, तो हमारे वीडियो देखने का आधार क्या है? स्थान क्या है? हम वीडियो कहाँ पर देख रहे हैं, हम पढ़ कहाँ पर रहे हैं? तो मोबाइल। तो मोबाइल क्या हुआ? हमारा अधिकरण हुआ, क्योंकि वही हमारा आधार है और स्थान है। उम्मीद है दोस्तों आपको अधिकरण कारक समझ आ गया होगा। और इसका विभक्ति चिन्ह होता है में पर। वाक्यों में अगर में पर विभक्ति चिन्ह दिखाई दे रहा है, तब भी आप अंदाजा क्या, तब भी आप पूरे श्योर के साथ टिक मार सकते हैं कि अधिकरण कारक ही यहाँ पर होगा। तो अगला हमारा है पॉइंट 1 नंबर है कि कभी कभी में के अर्थ में पर का और पर के अर्थ में का भी प्रयोग होता है। यहाँ अर्थात जहाँ पर में शब्द आया वहाँ पर हम पर का भी प्रयोग कर सकते हैं, और जहाँ पर अर्थ देता है वहाँ पर में का भी प्रयोग होता है। जैसे तुम्हारे घर पर 4 आदमी हैं, यहाँ पर शब्द लिया गया है।
परंतु अगर हम उसके स्थान पर में लगा कर देखें, तुम्हारे घर में 4 आदमी हैं, तब भी अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। इसीलिए कहा गया है कि कभी कभी में का प्रयोग पर में किया जा सकता है और पर का प्रयोग में के अर्थ में भी किया जा सकता है। जैसे दुकान पर कोई नहीं था, यहाँ पर शब्द यदि हम में के अर्थ में कर देते हैं कि दुकान में कोई नहीं था, तब भी हमारा अर्थ परिवर्तित नहीं होगा। नाव जाल में तैरती है, नाव जल में तैरती है, तो में के स्थान पर यदि हम पर लगा दें कि नाव जल पर तैरती है, तब भी हमारा अधिकरण यानी स्थान और आधार का ही संबोध करवाएगी, जो में और पर दोनों ही। और दूसरा पॉइंट हमारा दिया गया है, कभी कभी अधिकरण कारक की विभक्तियों का भी लोप हो जाता है। यानी कि जो अधिकरण कारक की विभक्ति होती है में और पर, इसका भी लोप हो जाता है, परंतु तब भी हमें शब्दों या वाक्यों को पढ़ने पर हमें ऐसा लगता है यहाँ पर कोई स्थान या आधार की बात हो रही है। जैसे इन दिनों वह पटने है, अब यहाँ पर आपको कोई ना में दिखाई दे रहा है ना पर दिखाई दे रहा है, परंतु यदि आप इसे अच्छे से देख रहे हैं, इन दिनों वह पटने में है, तो यहाँ पर में छूट गया, यानी कि इसका लुप्त हो गया है। तब भी तो हमारा आधार या स्थान दिखा रहा है कि इन दिनों वह, मतलब कोई करता है, चाहे किसी का नाम हो सकता है राम, श्याम, राधा, तो इन दिनों राधा पटने में है यानी पटना में है। तो इस तरह से पटना क्या है, कर्ता का आधार है और स्थान है। वह द्वार द्वार पर भीख मांगता है, यहाँ पर भी आपको में और पर दिखाई नहीं दे रहा है, फिर भी यहाँ पर अधिकरण कारक है। जिस समय वह आया था उस समय मैं नहीं था, यहाँ पर भी हमारा विभक्ति चिन्ह अधिकरण कारक का लुप्त है। वह संध्या समय गंगा किनारे जाता है, यानी कि जैसे ही संध्या हो जाती है वह गंगा के तट पर जाता है। तो इस ऐसा भी कहने से यहाँ पर जब, क्योंकि यहाँ पर जो अधिकरण कारक में और पर विभक्ति चिन्ह नहीं लगाया गया है, फिर भी हमें स्थान और समय का बोध हो रहा है। समय हमारा क्या है, जो समय है, और स्थान क्या है, गंगा के तट पर जाता है। तो जहाँ पर वह जा रहा है वही हमारा अधिकरण कारक होगा, क्योंकि आधार और स्थान के प्रयुक्त के समान ही के, मतलब आधार और अधिकरण, जो हमारा आधार होता है और स्थान होता है, उसी के रूप में हम अधिकरण कारक प्रयोग करते हैं। लड़के दरवाजे दरवाजे घूम रहे हैं, उस जगह एक सभा होने जा रही है। उस जगह यदि आप यहाँ पर लगा दे रहे हैं तो और, यानी उस जगह पर एक सभा होने जा रही है, यहाँ पर जो है, यहाँ पर विभक्ति चिन्ह लुप्त है, फिर भी हमारा क्या है, अधिकरण कारक। यहीं पर बताया गया है कई किसी वाक्य में जो अधिकरण कारक की विभक्ति होती है में और पर, वह लुप्त होता है, फिर भी हमारा यहाँ पर अधिकरण कारक होता है। एक बार आप अगर विभक्ति चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा है तो एक बार वो उसके स्थान और आधार पर उस दृष्टि से आप सोच कर देखेंगे तो आपको सही उत्तर जरूर पता चल जाएगा। दूसरा हमारा कारक होता है, जो कारक का सबसे आखिरी भेद होता है, संबोधन कारक। अब संबोधन कारक का जो विभक्ति चिन्ह होता है, विभक्तियाँ होती हैं, वह हे होता है, अजी, अरे इत्यादि। जब हम किसी को संबोधित करके बुलाते हैं वही हमारा संबोधन, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि संबोधन कारक, यानी किसी को संबोधित करके बुलाना ही हमारा संबोधन कारक होता है। संज्ञा के जिस रूप से, अब संज्ञा हमारा कोई भी नाम हो सकता है, जो इस पूरे विश्व में जितने भी वस्तुएं हैं वह सभी का नाम है, वही हमारी सभी संज्ञा हैं। तो संज्ञा के जिस रूप से किसी के पुकारने या संकेत करने का भाव पाया जाता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए। अब हे भगवान क्या है, यहाँ पर भगवान को हम संबोधित कर रहे हैं, हे भगवान। यहाँ पर इस वाक्य में हे भगवान से पुकारने का बोध होता है। संबोधन कारक की कोई अपनी विभक्ति नहीं होती है। इसे प्रकट करने के लिए हे, अरे, रे आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। यानी कि जिस वाक्य में भी हे, अरे, अजी, अहो दिखाई देगा, आप मान के चलिए वहाँ पर हमारा संबोधन कारक ही होगा। यहाँ पर ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है दोस्तों, हम सीधे सीधे यहाँ पर पहचान लेते हैं। और यह परीक्षाओं में भी बहुत कम पूछा जाता है, क्योंकि इसमें सीधे हमें विभक्तियाँ दिखाई दे देती हैं तो हम तुरंत पता लगा लेते हैं। परंतु जब हमारा कारक के अंतर्गत है तो हमें इसे भी पढ़ना हमारा काम रहता है, क्योंकि हम किसी भी टॉपिक को ऊपर ऊपर से पढ़कर नहीं छोड़ सकते। जब तक हम उसकी गहराई से नहीं पढ़ेंगे तब तक हम उससे संबंधित प्रश्नों को हल नहीं कर सकते हैं अच्छी तरह से। अब हमारा जो आज
जो हम बता रहे थे पद परिचय, आज हम पद परिचय को बहुत अच्छे से समझेंगे। पद परिचय का नाम सुनते कितने लोगों को बहुत कठिन लगने लगता है कि पद परिचय क्या है, परंतु अगर आप उसकी गहराई से उसे पढ़ेंगे तो यह बिल्कुल भी कठिन नहीं है दोस्तों, एकदम सरल है। आप बताइए यहाँ पर क्या लिखा गया, शब्दों को पहले पकड़ने का प्रयास करिए। शब्द क्या है, एक तरफ हमारा पद है और दूसरा हमारा परिचय है। यानी पद का परिचय, जैसे कि आप किसी का परिचय देते हैं, आप अपना परिचय देते हैं। आपसे अगर आपके बारे में कोई पूछता है आप अपना परिचय दीजिए, तो आप अपने बारे में क्या बताते हैं, पहले तो आप अपना नाम बताएंगे, फिर आप कहाँ रहते हैं यह बताएंगे, क्या करते हैं यह बताएंगे, कौन सी कक्षा में पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आपके माता पिता का नाम क्या है, आपका जन्म कहाँ पर हुआ। तो इस तरह से आप अपना परिचय बता देंगे। उसी तरह से हमें पद का परिचय बताना है, सिंपल सी बात। जिस तरह से हम अपना परिचय बताते हैं उसी तरह से हमें पद का परिचय बताना है। अब सबसे मेन बात है पद और शब्द को समझना। पद आप समझेंगे तभी तो उसके परिचय को बताएंगे। जब पद ही आपको नहीं समझ आएगा तो उसके परिचय कैसे बताएंगे। तो पहले पद को समझना जरूरी होता है। शब्द और पद यहाँ पर दिया गया। शब्द क्या है, जैसे मैं राम लिख दूँ तो क्या है, पद है, शब्द है। पुस्तक लिख दूँ क्या है, शब्द है। पढ़ना लिख दूँ क्या है, शब्द है। तो ये सभी क्या है, शब्द हैं। परंतु यही सब आपस में जुड़ गए हैं। राम पुस्तक पढ़ता है तो ये क्या हो गया, यह हमारा एक पद बन गया। तो यही हमारा सब जुड़ गया, आपस में पद हो गया, और एक एक अलग अलग था तो शब्द था। तो उम्मीद है दोस्तों पद और शब्द बहुत अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। वाक्य से अलग रहने वाले शब्दों को हम शब्द कहते हैं, किंतु जब वे किसी वाक्य में पिरो दिए जाते हैं तब पद कहलाते हैं। जब वाक्य के अंतर्गत शब्दों में विभक्तियाँ लगती हैं, अब विभक्तियाँ क्यों लगती हैं, दो शब्दों के आपस में जोड़ने के लिए। अभी हम कारक टॉपिक पूरा उसी पर पढ़े हैं कि विभक्तियाँ क्या होती हैं। जब दो शब्दों के मध्य में संबंध जोड़ने वाला जो भी शब्द आता है वही हमारी विभक्तियाँ होती हैं। जैसे राम ने पुस्तक पढ़ी, तो राम और पुस्तक के बीच में कौन सा शब्द जोड़ा है, ने। तो ने हमारी क्या हो गई, विभक्ति हो गई। तो जब वाक्य के अंतर्गत शब्दों में विभक्तियाँ लगती हैं तब वे पद बन जाते हैं। पद अर्थ संकेतित करता है, यानी जब एक वाक्य हो जाता है तो हमें उसका अर्थ मिल जाता है कि राम पुस्तक पढ़ता है, यानी राम करता है वह पुस्तक पढ़ रहा है, एक अर्थ है। और शब्द जो होता है वह सार्थक और निरर्थक दोनों होता है। आप इससे परिचित भी होंगे। शब्द हमारा दो होता है, एक सार्थक होता है, एक निरर्थक होता है। अब सार्थक क्या है, निरर्थक क्या है। सार्थक क्या है, जिसका कोई अर्थ होता है। निरर्थक क्या है, जिसका कोई अर्थ नहीं होता है। जैसे कि हम बोलते हैं ना, पानी वानी, पानी वानी लेके आओ, तो पानी तो हमारा क्या हुआ, ये सार्थक हुआ, परंतु वानी क्या है, इसका कोई अर्थ है नहीं, तो यही हमारा निरर्थक हुआ। तो सार्थक और निरर्थक भी समझ गए होंगे आप, शब्द भी समझ गए, पद भी समझ गए, विभक्ति भी समझ गए। इतनी बात समझ गए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब पद परिचय, सबसे मेन पॉइंट आता है पद परिचय। पद को तो आप समझ ही गए हैं, तो पद परिचय के बारे में, यानी जैसे हम अपना परिचय देते हैं, किसी कवि या लेखक का परिचय पढ़ते हैं। आप प्रारंभिक कक्षाओं में, अब प्रारंभिक कक्षाओं में क्या, अब भी हमें लेखकों का परिचय पढ़ना पड़ता है, अगर वह हमें हमारे सिलेबस में लगा होता है। जैसे कि किसी कवि का परिचय पढ़े आप, तो पहले तो कवि का नाम जानेंगे, उसका जन्म कहाँ हुआ, कहाँ किस सन में हुआ, मृत्यु कहाँ पर हुई, उसकी रचनाएं क्या है, तो कवियों का परिचय। उसी तरह से यहाँ पर सीधे सीधे बात, पदों का परिचय। तो पद परिचय का अर्थ होता है पदों का अन्वय, अर्थात पदों का विश्लेषण करना। विश्लेषण का अर्थ होता है किसी भी शब्द को तोड़ तोड़ कर उसे समझना ही हमारा किसी भी शब्द या पद को तोड़ना ही हमारा विश्लेषण कहलाता है। तो अगर आप सामान्य परिभाषा देखना चाहते हैं पद परिचय का, जैसे वाक्य में जो भी शब्द प्रयुक्त हो रहा है उसका व्याकरण रूप से परिचय देना ही पद कहलाता है। सीधी सीधी बात, कोई भी शब्द है अगर उसका व्याकरण रूप से वह क्या परिचय कौन करता है, कौन सा उसमें कारक है, कौन सा लिंग, कौन सा वचन, कौन सा पुरुष, क्या सब उस व्याकरण की दृष्टि के अंतर्गत वह क्या आ सकता है, क्या क्या है, यही हमारा पद परिचय कहलाता है।
जैसे कि अभी आप उदाहरण देखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। हिंदी व्याकरण में इसके विभिन्न नाम दिए जाते हैं। इनके नामों को याद रखना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि नाम अगर हम मान लीजिए कि पदान्वय जानते हैं, पद परिचय जानते हैं, इसके अतिरिक्त हम अन्य नामों को नहीं देता है। और प्रश्न में हमसे पद परिचय के बारे में ही पूछ रहा है, परंतु नाम क्या दे दिया, पद निर्णय दे दिया, पद विन्यास दे दिया, तो वहाँ पर हम घबराने लगेंगे। क्यों घबराने लगेंगे? क्योंकि इसके अन्य नामों को हम जानते ही नहीं हैं। तो हमें जब प्रश्न समझ नहीं आएंगे तो हम उत्तर कहाँ से देंगे? तो इसीलिए नाम इसका जानना बहुत ज़रूरी हो सकता है। आप नामों को जाने रहेंगे तो कोई भी नाम देकर आपसे प्रश्न पूछता है तो आप तुरंत पकड़ लेंगे कि यह हमसे पद परिचय के बारे में पूछ रहा है, तो आप सही उत्तर तक पहुँच सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों, मैं जो कहना चाह रही हूँ आप उस बातों को समझ पा रहे होंगे। तो इसका अन्य नाम है पदान्वय, पद निर्देश, पद निर्णय और पद विन्यास और पदच्छेद इत्यादि। ये सभी पद परिचय के ही पर्यायवाची शब्द, यानी ये जो सभी शब्द हैं वह एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। पद परिचय में वाक्य में प्रयुक्त सार्थक शब्दों या पदों के व्याकरण संबंध विशेषताएं बताई जाती हैं। दूसरे शब्दों में यदि हम इसे कहें, यूँ कह सकते हैं कि वाक्य के प्रत्येक पद को, यानी कि वाक्य एक दिया रहेगा, उसके प्रत्येक शब्द को अलग अलग कर उसका स्वरूप और दूसरे पद से संबंध बताना ही पद परिचय कहलाता है। यह एक तरह से सारे व्याकरण का सार रूप रख देना पड़ता है। अब जब किसी शब्द को लेंगे, उसका व्याकरणिक रूप से उसका परिचय देंगे, तो वो हम व्याकरण का तो सार रूप रखेंगे ही। इससे छात्रों के समस्त व्याकरणिक ज्ञान की परीक्षा हो जाती है। यहाँ पर मान लीजिए कि पूरा व्याकरण ही आपको पता रहेगा, तभी आप पद परिचय कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप संज्ञा नहीं पढ़े रहेंगे, सर्वनाम नहीं पढ़ेंगे, कारक नहीं पढ़ेंगे, लिंग नहीं पढ़ेंगे, वचन नहीं पढ़ेंगे तो आप पद परिचय कर लेंगे। इन सब के बारे में आपको पता रहेगा, तभी आप पद परिचय कर पाएंगे। प्रमुख पदों के अन्वय का सामान्य परिचय इस प्रकार, जैसे संज्ञा का भी पद परिचय होता है, सर्वनाम का भी। यहाँ पर हम संज्ञा शब्द का परिचय, आप एक का पद परिचय देख लेंगे तो सभी का पद परिचय कर लेंगे। चाहे आपसे सर्वनाम का पूछे, चाहे क्रिया, चाहे किसी का भी आपको पद परिचय पूछे। अब हम संज्ञा पद का पद परिचय, जैसे संज्ञा पदों का अन्वय करते समय, यानी जो संज्ञा पद है उसको अगर हम देखते हैं तो उसमें क्या कहेंगे, पहले तो हम संज्ञा देखेंगे, उसमें संज्ञा है, फिर उसका भेद, मतलब संज्ञा के कितने भेद में कौन सा भेद है, लिंग क्या है, वचन क्या है, कारक क्या है, अन्य पदों का परिचय देते हुए अन्य पदों से उसका संबंध भी दिखाना चाहिए। जैसे उदाहरण दिया गया है, राम कहता है कि मैं मोहन की पुस्तकें पढ़ सकता हूँ। अगर आप इस उदाहरण को पकड़े रहेंगे तो आपको बहुत सरलता से समझ आएगा। इसमें तो बहुत शब्द हैं, राम भी शब्द है, कहता है कि मैं मोहन पुस्तकें पढ़ सकता हूँ, तो यहाँ ये सभी क्या हैं, शब्द हैं। और इन शब्दों का अलग अलग परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है व्याकरण की दृष्टि से। चलिए हम इसका अलग अलग परिचय देते हैं। जैसे कि अगर इसका पदान्वय इस प्रकार होगा, राम शब्द है, राम को आप पहले लीजिए, तो यह संज्ञा है क्योंकि यह एक नाम है। वो भी संज्ञा कैसा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसा कि आप सब जानते हैं संज्ञा 5 प्रकार का होता है, उसमें 5 प्रकार में ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो पहले तो ये संज्ञा है सबसे पहली बात, क्योंकि किसी भी नाम, व्यक्ति, वस्तु या स्थान के कोई भी नाम हो उसे ही हम संज्ञा कहते हैं, तो यह नाम हमारा है, संज्ञा है। अब क्या है, व्यक्तिवाचक है, व्यक्तिवाचक नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है। पुल्लिंग है, राम क्या है, पुल्लिंग है, और राम एक वचन में है, कर्ता कारक में है। कहना जो है इसमें क्रिया का कर्ता के रूप में आया है, संबंध बताया गया है। तो राम का तो अन्वय इस प्रकार हो गया। अब हम इसके बाद मोहन देखते हैं। मोहन भी हमारा संज्ञा है, संज्ञा है, वो भी व्यक्तिवाचक है, पुल्लिंग है, एक वचन है, संबंध कारक है। अब संबंध कारक कैसे है, क्योंकि मोहन जो है वह राम की पुस्तक पढ़ सकता है, तो पुस्तक और राम में इसका संबंध स्थापित किया गया है, तो संबंध कारक है। कि किससे संबंध है, पुस्तक से संबंध है। अब पुस्तकें क्या है, पुस्तकें भी संज्ञा है, लेकिन यह कैसा है, जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि यहाँ पर किसी एक पुस्तक का नाम नहीं लिया गया, बस पुस्तक में कई पुस्तकें आ जाती हैं। यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा, यह स्त्रीलिंग है, बहुवचन में है, कर्म कारक है, पढ़ सकता हूँ क्रिया का कर्म है। तो यहाँ पर आप संज्ञा का पद परिचय देख लिए। उसी तरह से सर्वनाम का भी परिचय होता है। जैसे कि अब यहाँ पर यदि हम उदाहरण की तरफ चलते हैं तो मैं क्या है,
मैं एक सर्वनाम है। अब यह सर्वनाम है, सर्वनाम में कैसा सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक में कैसा है? उत्तम पुरुष है सर्वनाम, पुल्लिंग है, इसमें भी एक वचन है और यह कर्ता कारक है। उसी तरह से यदि हम पढ़ सकता हूँ, इसका पद परिचय देखते हैं तो यह एक क्रिया है। कौन सी क्रिया है? संयुक्त क्रिया है, कर्तृवाच्य है। जैसा कि आप सब जानते हैं वाच्य 3 होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। जिसमें कर्ता प्रधान होता है वो हमारा कर्तृवाच्य कहलाता है। तो कहता पढ़ सकता हूँ में क्रिया है, वो भी संयुक्त क्रिया है, कर्तृवाच्य है, वर्तमान काल में है, पुल्लिंग है, एक वचन है। तो इस तरह से आप पद परिचय सबका निकाल सकते हैं, बशर्ते आपको संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, कारक, एक वचन, लिंग, इन सब के बारे में पता होगा, तभी आप पद परिचय उसका दे सकते हैं, किसी भी पद का। तो यह इन सब पर वीडियो दोस्तों हमारे चैनल पर पहले से ही उपलब्ध है। हम संज्ञा भी पढ़े, क्रिया, विशेषण, जितने भी विकारी शब्द हैं उनको भी पढ़ चुके हैं, आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं। तो आज हम इस छोटी सी क्लास में 3 टॉपिक को कवर किए हैं। पहला तो हमारा अधिकरण कारक, दूसरा हमारा संबोधन कारक, और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, पद परिचय, जिसे कि आप कठिन समझकर उसे छोड़ देते हैं, दिन रखते हैं, आज पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे, ऐसे ऐसे कब परीक्षा नज़दीक आ जाती है आपको पता भी नहीं चलता है। दोस्तों आप लोग कमेंट ज़रूर करेंगे आपको यह वीडियो कैसी लगी। आज हमारा कारक टॉपिक पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। अब हम इसकी अगली वीडियो में इससे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे, और इस प्रश्न में वही प्रश्न शामिल होंगे दोस्तों जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, चाहे वह टीजीटी पीजीटी हो, चाहे एलटीजीआईसी, चाहे यूजीसी नेट, यूपी टेट, सुपर टेट, यूपीएसआई, मतलब व्याकरण से संबंधित जितनी भी परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं उन सभी प्रश्नों को हम एक जगह कलेक्ट करेंगे और आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, ताकि आपको यह पता लग सके कि आपने जो अभी कारक टॉपिक पढ़ा है उसमें से आप कितने प्रश्नों को सही कर पा रहे हैं, अभी आप कहाँ पर गलती कर रहे हैं। जहाँ पर आप गलती कर रहे हैं पुनः दोबारा जाकर आप उस टॉपिक को फिर से पढ़िए, फिर से प्रश्नों को लगाइए, आपसे गलती नहीं होगी। जब दोस्तों आप टॉपिक को पढ़कर प्रश्नों को हल करते हैं तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, जब हमसे प्रश्न अधिक सही होते हैं। अगर आप बिना किसी भी टॉपिक को थ्योरी पढ़े हुए प्रश्नों को सीधे सॉल्व करते हैं तो हमसे प्रश्न ज़्यादा गलत हो, जिससे हमारा आत्मविश्वास नीचे गिरने लगता है और हम हताश होने लगते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में नई ऊर्जा के साथ। उम्मीद है दोस्तों जितनी बात मैं आपको बताते हूँ आप उसका पालन कर रहे होंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।